Hi guys, my name is Rohit, and today I'm here to discussing about a dividend decision and before I am going to discussing about the dividend decision, I strongly recommend you to first of all just go through with discounting method. Time value of money and cost of capital, because this two is very much linked with this dividend decisions. If you cannot have a strong understanding or a strong knowledge about a cost of capital, मतलब formula वगैरह लॉजिक वगैरह and the time value of money, then you cannot understanding the dividend policy. ठीक है. जनरली इन डिविडेंड पॉलिसी एक मतलब मॉडिक्लर मिलर करके फॉर्मूला है, वो लिटिल बिट कम्प्लेक्स लगता है सबको, बट आई ट्राई टू गिव अ लॉजिक बिहाइंड दैट एंड व्हाट इज अ मॉडिक्लर मिलर मॉडल. आई डिस्कस अबाउट दैट, डोंट वरी अबाउट दैट, बट इट इज़ लिटिल बिट लेंदी, बहुत बड़ा है. ठीक है. तो दैट्स वाई मेनी स्टूडेंट हैव फेस वेरी मच डिफिकल्टीज टू रिमेंबर एंड कब कौन सा करना होगा, कैसे करना होगा, तो वेरी मच डिफ़िकल्टी फेस करता है. तो डोंट वरी, मैं लॉजिक के साथ करा दूंगा, मगर पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल अच्छे से याद रहना पड़ेगा. ठीक है. व्हाट इज़ अ डिस्काउंटिंग, व्हाट इज़ अ कंपाउंडिंग, ईच एंड एवरीथिंग. So I assume that you are knowing a cost of capital and discounting, time value of money. Okay. With this assumption, I am going to start a dividend policy. What is a dividend policy? Dividend policy is nothing but the excess profit in the hand of a company after paying each and everything. मतलब net profit के साथ अगर टैक्स मतलब सब एडजस्ट करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ ए रिटेन्ड अर्निंग. जो एक्सेस कंपनी के पास कैश पड़ा है उसको वो उसको डिविडेंड अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर को दे देते हैं, तो दिस पेमेंट ऑफ द शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉफिट इज नोन एज ए डिविडेंड. डिविडेंड एक प्रॉफिट का हिस्सा. वी ऑल नो दैट द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी. ठीक है. तो एज ए ओनर ऑफ द कंपनी दे हैव ownership in a retained earning. So that's why the retained earning part which is shared with the equity share capital is technically called a dividend. ठीक है. अच्छा, there is a two type of dividend. One is a interim dividend. Interim which is given in the middle of the year, and another is a final dividend. Final dividend which is given at the end of the year. एक ईयर एंड के बाद देना हम देते हैं, उसको बोलते हैं फाइनल डिविडेंड. एक इंटरिम डिविडेंड जो बीच में देते हैं. प्लीज़ रिमेंबर द डिविडेंड पेमेंट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनीज. तुम्हारा अगर मन हो तो यू कैन पे द डिविडेंड. इफ़ यू डोंट हैव एनी intention to paying or thought about a payment of dividend, then it is fine. You cannot, you not paying the dividend. ठीक है. ये ऐसा नहीं कंपल्सरी है कि तुमको देना ही है. इट इज़ ऑल टोटली ऑन यू. ठीक है. तुम दोगे कि नहीं दोगे. देयर इज अ टू टाइप ऑफ डिविडेंड. वन इज अ इंटरिम एंड अदर इज अ फाइनल. अच्छा है. और एक चीज़, डिविडेंड तुम दो टाइप से दे सकते हो. ठीक है. वन इज बाई कैश, बाई पेइंग कैश. तुमने कैश दे दिया कि ₹2 में पर शेयर तुमको डिविडेंड, डिविडेंड इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स. पर शेयर दे आर अलॉटिंग द डिविडेंड. ₹2, ₹3, ₹4, ₹10, ₹1 पर शेयर. एंड ऑल्सो the company can paying the two in two type, in two way they paying the dividend. One is a cash and another is a by share. वो शेयर इशू करके भी डिविडेंड दे सकता है. द शेयर इज बोनस शेयर, जिसमें यू कैन नॉट यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग टू द कंपनी. इट इज फ्री. मान लो तुम्हारे पास 10 शेयर है, तो कंपनी ने तुमको बोला कि ठीक है, हम लोग कैश नहीं देके तुमको ₹2, और मान लो 10 कम शेयर है तो 2:1 के रेशियो पे तुमको एक बोनस दे देगा. तो वो जो बोनस का पैसा है वो कंपनी वो तुम्हारा जो रिटेन अर्निंग है कंपनी से उससे घटा के ट्रांसफ़र कर देगा. ठीक है. वो इंटरनल मैटर है.
मतलब दो वे से कंपनी मेनली डिविडेंड दे सकता है कि एक थ्रू शेयर इशूइंग, मतलब अगर तुम्हारे पास 10 शेयर है, मान लो तुम 5 मिलेगा और तो तुम्हारे पास 15 शेयर आ गया विदाउट पेइंग द मनी फॉर दैट 5 शेयर्स, ठीक है। एंड अनदर इज ए बाई द वे ऑफ कैश, ठीक है। अच्छा, अब द कंपनी इज पेइंग द डिविडेंड फ्रॉम टू सोर्सेज, मतलब दो सोर्सेज से कंपनी डिविडेंड पे कर सकता है। फर्स्ट सोर्स इज कंपनीज करेंट ईयर प्रॉफिट से दे पेइंग द डिविडेंड, एंड अनदर इज अ रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और रिजर्व, ठीक है। अब सबसे डिविडेंड नहीं दे सकते, सो रिजर्व बहुत तरह का होता है। वन इज अ रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, आई मीन there is a many type of reserve. So there is a specific provision in a company law in 2013. They're providing a full guidance from where you are paying, I mean, a dividend, ठीक है। There is also guidance, they are also providing a guidance in a financial accounts, तो वो अलग मैटर है, ठीक है। तो जनरली जो फ्री रिजर्व होता है, मतलब जो कैपिटल रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं, जो फ्री रिजर्व होता है तुम उसको यूज़ करके डिविडेंड पे कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो एक करंट मतलब ईयर प्रॉफिट से तुम दे सकते हो, एक प्रीवियस ईयर मतलब रिटेन अर्निंग से दे सकते हो, ठीक है। अब मैंने इतना जो बात कही, दे आर जस्ट डिवाइडिंग दिस क्लासी, मतलब आई मीन दे आर शोइंग दैट एंटायर पार्ट थ्रू क्लासिफिकेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। दे आर जस्ट dividing the classification into the three. Let's see what they say. That they say that the in source from which they are paid, मतलब कहाँ से पे हो रहा है, तो source मतलब one is a current year profit, another is a return earning. medium मतलब कैश में दे रहा है कि शेयर इशू करके दे रहा है। रेगुलरिटी with which they are paying, मतलब कैसे दे रहा है, इंटरिम और फाइनल, बस और कुछ नहीं। दे आर जस्ट मतलब वो थोड़ा फॉर्मलाइज्ड और थोड़ी सोफिस्टिकेटेड वैसे रिप्रेजेंटिंग दैट, बट मैंने जो बताया वही है। अब एक चीज़ देखो, जो रिटेन मतलब मान लो कोई इंटरिम डिविडेंड दे रहा है, मतलब ईयर के बीच में, ठीक है, करेंट फिनेंशियल ईयर के बीच में मान लो इंटरिम डिविडेंड दे रहा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू पेइंग द डिविडेंड फ्रॉम ए करेंट ईयर प्रॉफिट, क्योंकि इफ़ यू थिंक very much carefully, then you can find that how should you know that is what is your current year profit? You only knowing about your current year profit at the end of the financial years. For example, the financial years 18-19. So for the 18-19, and you should paying the dividend in the mid of the 18-19. That is, for example, September or October. So how should you know that from in March 2019 what will be the profit of the companies? So for always you should assume that the interim dividend is paid from a retained earning, मतलब previous year का profit से देते हैं, and there is a possible of annual dividend is paying from the retained earning as well as current year profit. ये दोनों possible है, मगर interim dividend it is not possible to paying from a current year profit, क्योंकि we should know the current year profit at the end of it 2019, मतलब 31 मार्च के बाद हम लोगों को कैलकुलेट करके देखना होगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आफ्टर दैट वी आर पेइंग द डिविडेंड। मगर in the mid of the year we cannot forecast or we cannot assume that how much profit we are going to be earned in that particular period, ठीक है। ये एक चीज़ मैंने बताई है जस्ट फॉर जनरल नॉलेज के लिए है, और कुछ नहीं। अच्छा, नाउ व्हाट इज द फैक्टर्स दैट इज एक्चुअली अफेक्टिंग द डिविडेंड? अच्छा, बिफोर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स, there is a little bit controversy in the dividend. मतलब every companies have two options. Either they are retained the fund. I actually I tell about this in the introduction class of financial management, but still I repeat that the company has a two option. Either the company is what should they do with their entire earning? The company has two option. मतलब टोटल अर्निंग के साथ क्या कर सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज दैट द कंपनी आर गोइंग टू री इन्वेस्ट दैट एंटायर अर्निंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो रिटेन कर सकता है। दे आर नथिंग, दे आर नो पे टू द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, बिकॉज
for the internal growth, for diversification, for starting a new project, for starting a new sector, for starting a new, for starting a business in a new geographical areas, or for making a more production, the company needs huge fund. ठीक है, company needs huge fund, and we all know that the retained earning has explicit cost. Explicit cost उसका नहीं होता है. I mean retained earning does not have an explicit cost. It is only have an implicit cost. What is explicit cost? What is implicit cost? I discussed in the cost of capital. That's why I told you that first of all you need to go through the cost of capital and time value of money, because it is need in this chapter. ठीक है, if you want to understanding dividend very clearly and not mug up any formula, then you need to be understand from the depth logic. ठीक है, कैसे आया. तो जो बोल रहा था कि why the company is majorly focusing on the retained earning, because the main advantage of the retained earning, there is a no explicit cost like other fund, like equity, like debt, like the preference share. They all have a explicit cost, मतलब तुमको पे करना होगा. मगर in case of a retained earning, there is a nothing called explicit cost. It is implicit cost. Implicit cost is nothing but the अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक है, सेम लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब उसको हम रिटेन करके वो अलग है, मगर तुमको ऐसे पे नहीं करना हो रहा है कि तुमको कुछ कॉस्ट पे करना हो रहा है. वो इंटरनली तुम कैलकुलेट कर रहे हो कि वो फंड अनयूज्ड पड़ा है तो कितना कॉस्ट होगा. ठीक है, इट डज नॉट अफेक्ट ऑन योर फिनेंशियल्स. ठीक है, तो इसलिए द कंपनी इज वेरी मच फोकसिंग ऑन द रिटेन अर्निंग एंड ट्राई टू द कंपनीज ट्राई टू बहुत कम से कम मतलब शेयर इशू करने में फोकस करता है. ठीक है, अच्छा, तो मगर इन द ऑपोजिट साइड इफ द डिविडेंड मतलब रिटेन अर्निंग अगर पे नहीं करे तो शेयर मतलब एज ए डिविडेंड अगर पे नहीं करे तो शेयर होल्डर इंटरेस्टेड नहीं होता, मतलब शेयर में उतना ज़्यादा फोकस मतलब उतना ज़्यादा उसके लिए पे नहीं करना चाहता है. ठीक है, तो देर इज ए कंट्रोवर्सी इन दैट कि कंपनी को डिविडेंड हिसाब से दे देना चाहिए या रिटेन करके रख देना चाहिए. कि अगर रिटेन करेगा तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा, कम मिलेगा. अगर कम मिलेगा तो शेयर होल्डर्स आर नॉट हैप्पी फॉर दैट. इफ एनी शेयर होल्डर्स इज डजंट थिंकिंग अबाउट वाई दे शुड, मतलब वो बहुत कम शेयर होल्डर होगा कि मतलब ऐसे सोचेगा कि क्यों कम दिया, उसका बेनिफिट क्या आएगा इन फ्यूचर. मगर इन जनरल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इज जज फ्रॉम दैट द कंपनी इज नॉट पेइंग द डिविडेंड, इट इज़ नॉट अ गुड कंपनी. ठीक है, ऐसे जज करेगा. तो देयर इज ए लिटिल बिट कंट्रोवर्सी इन द डिविडेंड. अच्छा, नाउ व्हाट इज द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग द डिविडेंड. क्या क्या फैक्टर है. फर्स्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ ए फ्यूचर इनकम. मतलब अगर फ्यूचर इनकम अनसर्टेनिटी है, जैसे कि कोरोना के टाइम पे मेनी ऑफ द फर्म्स इज अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर अर्निंग्स. देट वी नॉट नो दैट द व्हेन द ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी नॉर्मल. ठीक है, सो दैट्स व्हाई many of the firms is uncertain about their future income and they are trying to hold max money in their hand in order to fight with the uncertain futures. मतलब उसका अगर लॉस हुआ तो कंपनी को फाइट करना तो होगा. they are need to be sustained in that uncertain future. That's why they are preferred to either pay zero or pay a low dividend. Legal constraint, many type of legal constraint. Company Act, many, there is a loss of, there is a full-fledged law about a dividend. Liquidity position, if the company's liquidity position is very much good, they have a lots of cash in their hand and they are fearlessly they paying the dividend. ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है. One is the ownership control. Ownership control मतलब मान लो I have a owner, there is a majority share is going to be held by the owner. तो owner क्या चाहेगा कि owner चाहेगा कि कंपनी ग्रो करे, कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस बड़ा हो, तो से दैट्स वाई दे आर प्रेफरिंग टू पेइंग द लो डिविडेंड. ठीक है, अगर ओनर का शेयर कम हो तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, जस्ट गेटिंग द रिटर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी. सो दे आर प्रेफरिंग टू पेइंग द डिविडेंड and cash is transferred from company to in their hand.
ठीक है. नेक्स्ट इज अ इन्फ्लेशन, नेक्स्ट इज अ एज एंड साइज ऑफ द कंपनी. एज एंड साइज मतलब अगर कोई स्मॉल न्यू कंपनी हुआ तो दे आर प्रेफरिंग to hold the max to max money because they are they are actually thought about grow their company in near future. मतलब नया है तो they are knowing that they are need a lots of money for their growth because they are is a in a initial stage. मगर एक full fledged growth company अगर हो जाए, there is a no scope for further growth, तो that then they can prefer to paying the dividend. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज अ ग्रोथ इन द प्रॉफिट लेवल ऑफ द कंपनीज. प्रॉफिट लेवल में ग्रोथ ज़्यादा हो तो देन दे कैन अफोर्ड टू पेइंग द डिविडेंड. टैक्स पोजीशंस एंड अदर फैक्टर्स. टैक्स पोजीशन मतलब अगर डिविडेंड में टैक्स देना पड़ रहा है, हाई टैक्स, देन दे आर प्रेफर टू नॉट टू पेइंग द डिविडेंड. ठीक है. अगर लो टैक्स है तो देन दे प्रेफर टू पेइंग द डिविडेंड. अच्छा, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेनी ऑफ द कंपनीज एक्चुअली मैनिपुलेट देयर companies returned earning मतलब return on earning, return on equities by paying the dividend. I show you how. Just a minute, I give you an example here. If you can notice how they manipulate their share price and return on earning, they are simply by paying the dividend. What they do, they are simply increasing their return on earnings. कैसे पे मतलब कैसे होता है देखो. देयर इज ए टू केस. फर्स्ट इज अ नो डिविडेंड एंड अनदर इज अ पे डिविडेंड. ठीक है. अगर दोनों केस में डिविडेंड मतलब मान लो अर्निंग सेम है. ठीक है. अर्निंग सेम है मतलब 100 का अर्निंग है. रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए सबको. दैट इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर. दैट इज द नेट अर्निंग डिवाइड बाई equity shareholders fund. Equity, what is the equity shareholders fund? Equity shareholders fund is the equity share capital plus retained earning. तो अब देखो, डिविडेंड आर पेइंग फ्रॉम अ रिटेन अर्निंग, वी ऑल नो दैट. तो अगर जो नेट जो इनकम है इट इज सेम. जो डिविडेंड का पेमेंट का एडजस्टमेंट होगा देयर इज हैपन आफ्टर द नेट इनकम. मतलब वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो एक अलग से स्टेटमेंट होता है कि ओपनिंग बैलेंस उसमें लेस होता है तो उसमें जाएगा. तो नेट इनकम में इट डज नॉट अफेक्ट बट बिकॉज दिस नेट इनकम इज इंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिविडेंड. तो मान लो 100 का नेट इनकम सेम है मगर नीचे जो डिनोमिनेटर होगा जिसमें 1200, देखो पहले के केस में जो जहाँ पर नो डिविडेंड है तो रिटेन अर्निंग क्या होगा, रिजर्व क्या होगा 1200 प्लस 500. तो टोटल देखो रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा 5.88%. मगर जब डिविडेंड कोई रिटेन अर्निंग से पे करेगा तो ऑटोमेटिकली द रिजर्व विल बी डिक्रीजेस बिकॉज दे आर पेइंग द डिविडेंड फ्रॉम द रिजर्व बट द नेट इनकम इज सेम. सो दैट्स वाई देखना कि रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा 10%. मतलब 5.88 से डायरेक्ट 10% आ जाएगा. डिनोमिनेटर मतलब ऊपर तो सेम है ना, नीचे घट गया तो रिटर्न तो ज़्यादा आएगा ही. अगर कोई अब तुमको बोले कि 1000 से तुमने 10 रुपया कमाया तो दैट मीन 1%. अगर तुमको बोले 1000 से तुमने 100 रुपया कमाया या तो इट इज़ बिकम 10%. तो तुम नीचे को मतलब घटा के अगर ऊपर सेम रखोगे तो रिटर्न बढ़ ही जाएगा. तो इन दैट वे द कंपनी विल ऑल्सो मैनिपुलेट द शेयर प्राइस एंड रिटर्न ऑन इक्विटी. सो ये याद रखना. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं डिविडेंड थियोरीज में. देयर इज ए 4 थियोरीज अबाउट द डिविडेंड. One is a traditional approach, another is a Walter model, another is a Gordon model, and last but not least, it is little bit tough, not in the sense of understanding, in the sense of volume and the way they are showing the formula. ठीक है. It is little bit tough. Modigliani-Miller model. अच्छा, what is traditional approach? Traditional approach is saying, traditional in the sense means purana. They are saying that the dividend is very much affect on the share price. If you pay, any company are paying the dividend, then the shareholders are attract towards that particular shares and want to pay more to the company's per shares in compared to the other company who does not paying the dividend. ठीक है. तो कंपनी को वो ज़्यादा शेयर होल्डर ज़्यादा वैल्यू देता है. ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहता है.
तो अब देखो एक चीज़, देर इज ए नो लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला दे यूजिंग इन द ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। देखो एम, अच्छा क्या पी इज ए मार्केट प्राइस पर शेयर, एम इज अ मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होगा, इट इज़ वेरी मच आई मीन सब्जेक्टिव, ठीक है। ये कोई इसका लॉजिक नहीं है, नीचे लिखा भी है, ये देखो, द वेट प्रोवाइडिंग बाय द ग्राहम एंड ऑड आर बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट एंड नॉट डिराइव बाय द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब इसका लॉजिक नहीं है मेरे पास। अब उसमें बात देखो, ब्रैकेट में है डी प्लस ई बाई थ्री, तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब P is equal to price, that is the market price per share, is equal to D plus M multiplied by the D plus E by 3. There is a no logic, ठीक है। ये तीन कहाँ से आया मैं नहीं बता सकता, M क्या होगा मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहता है, अब P क्या है, मार्केट प्राइस, M इज़ अ मल्टीपल, D इज़ अ डिविडेंड, E इज़ अ अर्निंग, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि देर इज़ ए मेनी फैक्टर्स, ठीक है, तुमको जो याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ ई, देन डी। ई मतलब टोटल अर्निंग, डी इज़ अ डिविडेंड। तो टोटल अर्निंग अगर मान लो 100 है और डिविडेंड मान लो 50 है, तो जो हाथ में रहेगा कितना, 50, तो इट इज़ कॉल्ड रिटेन अर्निंग। इसको हम आर भी बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, मान लो यहाँ पर 50% मैंने पे किया, 50% मैंने पे किया है, तो फॉर्मूला क्या होगा कि 1 प्लस, मान लो कितना परसेंट डिविडेंड गया, इसका फॉर्मूला हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो 1 प्लस 50%, ये बाकी 50% जो ये मतलब 50% बचेगा, तो डिविडेंड कितना आएगा, 50%, यही तो आया है, 50% तो आया। अगर 50% टोटल इसमें मारोगे, 100 पे मारोगे, तो ये तो आएगा 50 आएगा। इसको हम कहते हैं 1 प्लस बी, ठीक है। 1 प्लस बी मतलब रिटेन अर्निंग का परसेंटेज क्या है, मतलब इसका जो परसेंटेज है ये कितना है, इसका परसेंटेज कितना है, इसको हम कहते हैं बी, 1 माइनस बी, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा, आर का फॉर्मूला एक आर बोल के और आएगा, आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने तुमको बताया था कि व्हाट इज़ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब फर्म इंटरनली कितना कमाता है, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट EBIT और ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये लगेगा जब हम करेंगे। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इंटरनल अर्निंग, के का मतलब सबको पता है, ये इसका कॉस्ट होता है, कॉस्ट, और इसका जो डिफरेंस होता है, इसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट ऑफ कंपनी, ठीक है। कॉस्ट पे करने के बाद जो हाथ में बचा है उसको तो प्रॉफिट बोलते हैं ना। तो ये सारा चीज़, ई मतलब टोटल अर्निंग, कितना अर्निंग होता है, डिविडेंड मतलब कितना पे हो रहा है, तो टोटल अर्निंग से डिविडेंड अगर पे करेंगे तो बचेगा रिटेन अर्निंग। अगर टोटल अर्निंग मतलब इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि टोटल अर्निंग ई इज इक्वल टू डी प्लस आर, मतलब रिटेन अर्निंग। यहाँ पर आर मतलब ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाला आर नहीं है, ठीक है। ये स्मॉल आर कर देता हूँ, एक काम कर, एक मिनट, सॉरी, ये स्मॉल आर होगा। और कैपिटल आर मतलब ये वाला, ये इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर को देके, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर। तो मतलब अगर ई बोले तो डी प्लस मतलब ई माइनस डी इज इक्वल टू आर, और ई इज इक्वल टू डी प्लस आर। डिविडेंड जितना पे हुआ रिटेन में जितना, वही तो टोटल अर्निंग है ना, सिंपल, बस और कुछ नहीं। और के का मतलब होता है कॉस्ट कितना है, और आर का मतलब है कंपनी कितना कमा रहा है, उसका फंड में कितना, उसको यूज़ करके, टोटल फंड को यूज़ करके कितना कमा रहा है, ठीक है। तो अब देखो,
यहाँ पर नीचे देखो ये भी दिया हुआ है यहाँ पर द ई इज इक्वल टू डी प्लस आर, ई इज इक्वल टू डी प्लस आर, ठीक है, मतलब अर्निंग इज इक्वल टू द डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग। अच्छा नेक्स्ट मॉडल पे है, नेक्स्ट मॉडल इज वॉल्टर मॉडल, ठीक है। वॉल्टर मॉडल इज एज्यूम देयर इज ए फॉर पेइंग द डिविडेंड देयर इज ए इफेक्ट ऑन द फर्म्स, ठीक है, मतलब वो मानता है कि डिविडेंड पे करने अगर करोगे तो देयर इज हैव ए इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द फर्म, ठीक है। अब देयर इज ए एजम्पशन, मेनी एजम्पशन द मतलब इन ईच मॉडल यू फाइंड अ मेनी एजम्पशन एज मतलब उसके हिसाब से बहुत सारा एजम्पशन दिया हुआ है, ठीक है। मेनी मतलब वॉल्टर में अलग है, फिर गॉर्डन में अलग है, एमएम में अलग है, तो वो उन लोगों के हिसाब से एज पर देयर आई मीन रिक्वायरमेंट दे आर गिविंग अ assumption. First assumption is a retained earning are only source of finance, no debt or share capital is to be issued, ठीक है। ये प्रैक्टिकल नहीं है, रिटेन अर्निंग कभी भी किसी कंपनी का ओन सोर्स नहीं होता है, शेयर कैपिटल इशू करना ही होगा और डेट भी इशू मतलब देना ही होगा, ठीक है। द एंटायर अर्निंग्स आर इधर री इन्वेस्टेड इंटरनली और डिस्ट्रीब्यूटेड बाई द OF एंड डिविडेंड, ठीक है। द फर्म्स हैज़ वेरी लॉन्ग और परपिचुअल लाइफ, ठीक है। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मतलब आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, and the cost of capital is constant. It is not possible. We all know that the risk is, if the risk is high, then the cost of capital is high. If the risk is high, we need to pay more cost to the particular that person, ठीक है। जैसे कि इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे ज़्यादा होता है, इट इज़ ऑल्सो लॉजिकल बिकॉज दे आर टेकिंग अ मच हायर रिस्क इन कंपेयर टू द डेब्ट एंड प्रेफरेंस शेयर। अच्छा नेक्स्ट इज अ बिगिनिंग अर्निंग्स पर शेयर्स ई एंड द डिविडेंड पर शेयर्स आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट, ठीक है। बिगिनिंग अर्निंग्स एंड द डिविडेंड पर शेयर्स इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। अच्छा फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो फॉर्मूला दे दिया है, क्या दिया है, P इज इक्वल टू डी प्लस ई माइनस डी मल्टीप्लाई बाई आर बाई के डिवाइड बाई के, टोटल डिवाइड बाई के। अब इसका लॉजिक देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो दैट इज अ के, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइड बाई मार्केट प्राइस पर शेयर, दैट इज अ पी, डी बाई पी। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में वी वर शोन दैट द डी बाई पी इज इक्वल टू के, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये फॉर्मूला है। तो दे आर यूजिंग हियर दैट फॉर्मूला, दैट इज द डी बाई पी। अगर तुम इसको देखो ना, अगर पी इज इक्वल टू फिर क्या होगा, डी बाई के होगा, तो यहाँ पर देखो यही किया है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, डी मतलब डिविडेंड, ठीक है। अब डिविडेंड देने के बाद कंपनी के पास और भी तो कुछ रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, दैट इज आर। द आर कैसे आएगा, ई माइनस डी इज इक्वल टू आर, दैट इज द रिटेन अर्निंग। अब देखो रिटेन अर्निंग अगर कंपनी में रहेगा तो देयर इज ए ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर अर्निंग। अब कैसे, ये देखो कंपनी का इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कितना है, मान लो फॉर एग्जांपल 10% कंपनी कमाता है 10%। अगर कंपनी के पास फॉर एग्जांपल तुमने बैंक में अगर 100 रुपया तुम्हारे सेविंग्स में पड़ा है, दे आर पेइंग द इंटरेस्ट ऑफ 10%, तो अल्टीमेटली एक साल के बाद तुमको इसका 10% पड़े ना, तो एक साल के बाद तुमको मिलेगा कितना, 110। अब तुमको इसको डिस्काउंट करना होगा प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए, इट इज़ फ्यूचर वैल्यू, तुमको प्रेजेंट वैल्यू चाहिए इसका, तो डिस्काउंट कैसे करोगे, डिस्काउंट इट इज़ डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट चाहिए, एक डिस्काउंट रेट क्या है, डिस्काउंट रेट इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज के। फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ डिस्काउंट रेट, वी आर लर्न इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यही किया है इन लोगों ने, देखो रिटेन अर्निंग इनटू आर, मतलब रिटेन अर्निंग मतलब 100 अगर कंपनी का पास रहेगा और कंपनी का इंटरनली दे आर अर्निंग अ 10% रिटर्न, देन आफ्टर 1 ईयर दे आर अर्निंग अ 110, तो प्रेजेंट वैल्यू उसका क्या होगा, तो दैट्स वाई वी डिस्काउंटेड दैट एंटायर थिंग्स। तो यही किया हुआ है, ई माइनस डी मतलब रिटेन अर्निंग इंटू आर मतलब उसको फ्यूचर में लेके गया, फिर उसको प्रेजेंट में फिर से लेके गया, पहले फ्यूचर में लेके गया फिर प्रेजेंट में लेके गया, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला का लॉजिक। अब प्रेजेंट में लेके पूरा को डिस्काउंट कर दिया डिवाइड बाय के करके,
ये फॉर्मूला ऐसे आया है, पी इज इक्वल टू डी बाई के। ये रिटर्न अर्निंग को भी कंसिडर कर रहा है। तो इट इज़ द लॉजिक। अगर कोई लॉजिक, मैंने लगता तो नहीं कोई किसी को प्रॉब्लम होगा, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया लॉजिक, फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ तो वो ये फॉर्मूला देख के भी याद कर सकता है, ठीक है। मगर इट इज़ द लॉजिक। तो रिटर्न अर्निंग अगर रहेगा तो कंपनी के पास वो इन हैंड है, तो दे आर यूजिंग इन द बिजनेस। एंड व्हाट इज द बिजनेस रिटर्न? बिजनेस रिटर्न इज कॉस्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? फॉर एग्जाम्पल 10%, तो अगर 100 रुपया रहेगा तो 110 हो जाएगा। फिर वो तो फ्यूचर का वैल्यू है ना, हम तो आज खड़ा है, तो वी नीड अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्यूचर अर्निंग। दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड द एंटायर थिंग्स बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। व्हाट इज द डिस्काउंटिंग फैक्टर? नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज द EBIT, मैंने ये फॉर्मूला लिख के दिया है। अब मान लो, मैंने अब एक चीज़ तुमको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10%, मतलब कंपनी कमाता है एक फंड पे 10%, मगर उसका कॉस्ट है, जो कॉस्ट है वो है 15%, ठीक है। उस फंड का कॉस्ट है 15%। तो इफ द कंपनी इज, what is the cost of capital? Cost of capital is nothing but the cost that the company need to paying to the lender for retaining that particular fund in that company. उस फंड को कंपनी में रहने के लिए जितना कॉस्ट उनको पे करना होता है, दैट इज कॉल्ड अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर मान लो कंपनी का कॉस्ट ज़्यादा आ रहा है और कंपनी का इनकम कम आ रहा है, तो इट इज़ बेटर टू पेइंग द एंटायर थिंग्स टू द शेयर होल्डर्स। मतलब वो पैसा फिर रख के क्या करेंगे? अगर मान लो मैंने इनकम ही मेरा कम है, तो वो पैसा मैं रख के क्या करूँगा? उसको शेयर होल्डर पे दे देना ही मेरा अच्छा है, क्योंकि एक्सटर्नली दे आर एक्सपेक्टेड मोर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर, तो कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो अगर मतलब 10% इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आ रहा है, 15% का कॉस्ट है, तो लॉस आ जाएगा। तो इफ आर मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर इज ग्रेटर देन के, अगर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, कंपनी का इंटरनल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज़्यादा है कॉस्ट से, देन इट इज़ प्रॉफिटेबल, ठीक है। कंपनी उसको कंपनी में रखेगा एंड दे आर अवॉइड टू पेइंग द डिविडेंड, और मतलब इनडायरेक्टली दे आर अवॉइडिंग टू आउटफ्लो ऑफ द फंड फ्रॉम द कंपनी, ठीक है, वो अवॉइड करेगा। तो इन द सिंस व्हाट इज द क्रक्स इज द इफ द आर इज ग्रेटर देन के, मतलब कंपनी का अगर रिटर्न, इंटरनल रिटर्न ज़्यादा है, तो कंपनी आर पेइंग 0% डिविडेंड। जितना कम डिविडेंड देगा उतना इट इज उतना प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी, एंड इट इज ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीजिंग द कंपनी शेयर प्राइस, ठीक है। अब जितना ज़्यादा, मतलब अब मान लो वाइस वर्सेस सिचुएशन है, मतलब के ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है इन कंपेयर टू रिटर्न, इन इंटरनल रिटर्न, तो कंपनीज नीड टू पेइंग द 100% डिविडेंड और मैक्स टू मैक्स डिविडेंड इन ऑर्डर टू reduce the losses and increasing the value of shares. अब ये एक लॉजिक देके यहाँ पर दिखाया है। तुम अगर देखोगे जहाँ पर R इज ग्रेटर देन के, ये तीनों सिचुएशन में देखो, पर R इज ग्रेटर देन के, R इज इक्वल टू के में के में देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें देखो शेयर का प्राइस अगर तुम दोगे नहीं दोगे, शेयर का प्राइस सेम है। अगर सम देखो, पहले क्या बोल रहा है कि अर्निंग पर शेयर इज 10, टोटल अर्निंग इज 10, assuming that the rate of return on investment is at 15%, 10%, 8%, three situations दिया है, and dividend payout ratio is 0%, 50%, 75%, 100%. तो cost of capital है 10% और assuming the return of investment है 15%, तो cost से investment का return ज़्यादा है। तो जब ये मतलब 15% में केस में तुम देखोगे कि रिटर्न ज़्यादा है, तो कंपनी प्रेफर्ड, अगर जितना कम मतलब 0% डिविडेंड देगा तो कंपनी का शेयर ज़्यादा, सबसे प्राइस ज़्यादा होगा। तुम ये देख लेना, ये कैलकुलेशन सेम है, जस्ट चेंज कर देना वैल्यू, जैसे कि के का जितना वैल्यू बोला है, आर जितना वैल्यू है, डिविडेंड पे आउट जितना बोला है, वैसे चेंज कर देना बस, और कुछ नहीं। तो तुम देखना जो जहाँ पर 15% जहाँ पर होगा, मतलब वेयर द आर इज़ ग्रेटर देन के, कहाँ कौन सा सिचुएशन आर इज़ ग्रेटर देन के, इसमें शेयर का प्राइस सबसे ज़्यादा आएगा जब डिविडेंड पे करेगा 0%। अब देखो सिचुएशन में देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर आएगा जब डिविडेंड होगा 0, क्योंकि कंपनी का इंटरनल प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वो पे क्यों करेगा, इंटरनली तो देगा। और शेयर होल्डर्स भी दे डोंट डिमांडिंग देयर मनी, बिकॉज दे आर सिंपली शोइंग दैट द फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेशन द कंपनी इज अर्निंग मोर देन दैट पर्टिकुलर, मतलब उसको उसका एक्सपेक्टेशन से कंपनी ज़्यादा कमा रहा है।
अच्छा, अब वाइस वर्सा जब सिचुएशन होगा तब देखना, कंपनी अगर 100% डिविडेंड पे करेगा तो शेयर का प्राइस सबसे ज़्यादा आएगा। तुम देखना इसमें 10% सिर्फ शेयर का प्राइस देखो सबसे ज़्यादा इसमें है, जब कंपनी पेइंग मैक्सिमम डिविडेंड। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट, गॉर्डन मॉडल। व्हाट इज़ अ गॉर्डन मॉडल? अच्छा, पहले ये समझ लेना थोड़ा, मैं मतलब बता दे रहा हूँ तो फिर एक बार ध्यान से देख लेना, ये सब एक बार कर लेना, फिर गॉर्डन मॉडल पे आना। ठीक है। अच्छा, गॉर्डन मॉडल इज नथिंग बट द ग्रोथ मॉडल। गॉर्डन इज मीन द ग्रोथ। दे आर ऑल्सो एज्यूमिंग that the company, the dividend has give effect to the company's overall, कंपनी इज गिविंग टू द कंपनीज ओवरऑल, मतलब इसमें अफेक्ट करता है डिविडेंड। ठीक है। अब देखो गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला कैसे आया। जब ग्रोथ आता है तो के इज इक्वल टू डी बाई पी प्लस जी कर देते हैं। वी आर लर्न इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगेन आई टेक अ रेफरेंस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। तो के इज इक्वल टू डी बाई पी प्लस जी। अब देखो हम इसको अगर पी को मतलब जी को पहले इधर ले जाते हैं तो के माइनस जी इज इक्वल टू डिवाइड बाई पी। अगर पी को हम चेंज करें तो डी डिवाइड बाई के माइनस जी आता है। ठीक है। अब इधर तुमको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, वो मॉडिग्लानी मिलर में बता दूंगा। ठीक है, इसमें उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। तो डी मतलब डिविडेंड मतलब क्या होगा। डिविडेंड मतलब जितना अर्निंग है उससे उसको मतलब अर्निंग से टोटल जितना उसको रिटेन कर मतलब रिटेन का परसेंटेज जितना होता है वो अगर लेस कर दूंगा तो उतना परसेंट डिविडेंड है। पिछले वाले एग्जाम्पल पे क्या था, 50% रिटेन अर्निंग था, तो मतलब 1 माइनस 50% मतलब बाकी 50% डिविडेंड परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मान लो दूसरा कोई परसेंटेज लेते हैं, मान लो 30% कंपनी फंड रिटेन करता है, तो 30% अगर कंपनी रिटेन करेगा तो 70% डिविडेंड दे देगा। तो 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस 30% इज इक्वल टू 70% ऑफ अर्निंग, मतलब वही डिविडेंड है। डी को हम बहुत तरह से लिख सकते हैं, बस और कुछ नहीं। डी इज इक्वल टू ई ब्रैकेट में 1 माइनस बी भी होता है, अर्निंग माइनस परसेंटेज ऑफ रिटेन अर्निंग। अब देखो इसका फॉर्मूला देखो, अब समझ में आ जाएगा। P इज इक्वल टू ई माइनस, अच्छा इससे फॉर्मूला मैंने तो ला के ही दे दिया। ये देखो P इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई के माइनस जी। जी का फॉर्मूला है B इंटू आर। ये ग्रोथ G का फॉर्मूला है B इंटू आर। अच्छा, B मतलब क्या होता है? B मतलब होता है कंपनी का रिटेन्ड अर्निंग। अर्निंग कि जितना है कंपनी के पास, मान लो 100 है। R मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10%। मैंने ये समझाया था इसमें, ये देखो ये वाला, ये ग्रोथ है, मतलब ये परसेंटेज में होगा। मान लो ये कंपनी का बी रिटेन अर्निंग का परसेंटेज है 50% और 40% रिटेन करता है और 30% रिटेन करता है और बाकी का डिविडेंड में दे देता है। और ग्रोथ है कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 10%। तो 10% ऑन दैट पर्टिकुलर रिटेन फंड, जितना फंड रिटेन है उस पर ही तो ग्रोथ आएगा ना, कंपनी उसमें ही तो प्रॉफिट कमाएगा। तो द फॉर्मूला इज के माइनस जी। जी इज इक्वल टू नथिंग बट द बी इंटू आर, बट इन अ फॉर्म ऑफ परसेंटेज। बी इंटू आर इन अ फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, ये परसेंटेज के फॉर्म में होगा, इन अ फॉर्म ऑफ परसेंटेज। मैं लिख देता हूँ, इन अ फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अगर कंपनी रिटेन कुछ नहीं करेगा तो जी कैसे आएगा? जी आएगा 0, क्योंकि रिटेन परसेंटेज रहेगा बी इज इक्वल टू 0, देन एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज अ 0। तो ये रहा फॉर्मूला, ये जी है, ये कुछ नहीं, ये जी का फॉर्मूला है, ग्रोथ का फॉर्मूला, ये कुछ नहीं, ये डी का फॉर्मूला है। ठीक है, डी इज इक्वल टू ई माइनस 1 प्लस जी, ऐसे है ये फॉर्मूला। इसमें भी एक लॉजिक एक ही लगेगा कि जब आर इज ग्रेटर देन के होगा, मतलब कंपनी का इंटरनल रिटर्न ज़्यादा होगा, मतलब कंपनी खुद कमाएगा ज़्यादा, तो दे आर प्रेफरिंग टू इन्वेस्टिंग मोर फंड इन दैट कंपनी। इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर दैट कंपनी एंड ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीजिंग द शेयर प्राइस, जो जैसे कि गॉर्डन में था, सॉरी जैसे कि तुम्हारा वॉल्टर में था। तो इफ़ यू नोटिस हियर द सेम थिंग, मतलब तुम ये यहाँ पर एक नाम भी दे दिया, देखो ग्रोथ फॉर्म मतलब जहाँ पर आर ग्रेटर देन के होगा। डिक्लाइनिंग फॉर्म मतलब लॉस में जा रहा है क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है, रिटर्न कम कमा रहा है, तो दे आर प्रेफरिंग टू नॉट टू रिटेन द फंड एंड पेइंग एज मच एज पॉसिबल। खुद के पास रख के क्या करेगा, उसका खुद का बिजनेस का रिटर्न ही अच्छा नहीं है,
तो शेयर होल्डर नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि उसका उसका जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को तो शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन बताते हैं, ठीक है, वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी से, मगर कंपनी उतना ज़्यादा दे नहीं पा रहा है, तो दे आर प्रेफर टू पेइंग द एज मच एज पॉसिबल डिविडेंड। अगर ये सब याद करने जाओगे ना, यू फेस वेरी मच प्रॉब्लम। अच्छा, अगर ये सब याद करने जाओ, जस्ट मिनट, एक मिनट, हाँ, अगर आप मतलब तुम ये सब याद करने जाओगे ना, यू मस्ट फेस वेरी मच प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लेक्सिटी टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स इन अ सिंगल वे, ठीक है। अगर लॉजिक के साथ याद रखोगे कैसे ये क्या हो रहा है, तो तुम्हारा बहुत हेल्पफुल होगा इसका। अब लास्ट पे हम आ जाते हैं, ये सब भी देख लेना, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो बताना, मगर इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो लास्ट है मॉडिग्लानी मिलर मॉडल, एमएम मॉडल, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, इसका इसका फॉर्मूला देखो, सिर्फ ये फॉर्मूला है इतना ज़्यादा, ये देखो इसका फॉर्मूला, ये देखो इसका फॉर्मूला देखो, सिर्फ ये इतना ज़्यादा एन मल्टीप्लाई D1 P1 M P1 माइनस MP1 1 बाय प्लस के ND1 NP1 MP1 माइनस M2 मतलब दिमाग खराब कर देगा, ठीक है। तो इट इज़ दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच, मतलब बोलता है कि इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट, ठीक है। पहले ये जानो कि व्हाट इज़ मॉडिग्लानी एंड मिलर मॉडल, ठीक है। मॉडिग्लानी एंड मिलर मॉडल क्या बोलता है कि मॉडिग्लानी मिलर बोलता है कि तुम जितना भी डिविडेंड पे करो, इट डज नॉट अफेक्ट योर कंपनीज वैल्यू, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म्स इज सेम इफ यू पे द डिविडेंड और नॉट पेइंग द डिविडेंड। पहले में क्या हो रहा था कि डिविडेंड अगर पे करे, तो जैसे कि मान लो ये देखो ना, अगर डिविडेंड आर ग्रेटर देन के, मतलब कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या कंपनी क्या प्रेफर करेगा कि डिविडेंड कम से कम पे करे। तो देखो जब डिविडेंड का परसेंटेज होगा कितना परसेंट, हाँ, जब डिविडेंड का परसेंटेज होगा रिटेन अर्निंग, मतलब ये रिटेन अर्निंग के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब जब रिटेन ज़्यादा करेगा, ठीक है, इन अदर वे रिटेन ज़्यादा करेगा, तो रिटेन अगर ज़्यादा करेगा तो कंपनी का वैल्यू ज़्यादा आएगा, और रिटेन अगर कम करेगा तो कंपनी का वैल्यू कम आएगा। तो देखो यहाँ पर, देखो कंपनी का वैल्यू यहाँ पर 30 आया, यहाँ पर 40 आया, मतलब दे आर डिफर ड्यू टू द चूजिंग द डिविडेंड पॉलिसी और द ऑप्शन वेदर वी पे अ डिविडेंड और नॉट पे। मतलब इन अदर वे द पेइंग ऑफ ए डिविडेंड डिसीजन इज अफेक्टिंग द कंपनीज फॉर्म, मतलब कंपनीज वैल्यू और कंपनीज शेयर प्राइस, ठीक है। मगर मॉडिग्लानी मिलर बोलता है तुम डिविडेंड पे करो ना करो, योर वैल्यू ऑफ द फर्म इज इंटरचेंजेबल, ठीक है। अब ये सिर्फ बोला ही नहीं, दे गिव द लॉजिक, मॉडिग्लानी मिलर गिव द लॉजिक अबाउट दैट बाय गिविंग दिस formula, and it is little bit complex to understanding if you mug up the entire formula. So what should I prefer? I prefer to अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक, फॉर्मूला को भूल जाओ, ठीक है। अब मैं लॉजिक तुमको कैसे बताऊंगा, जस्ट बाई यूजिंग अ वन सम, ठीक है। अच्छा, पहले एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, ये वाला चीज़ सिर्फ ये लगेगा, ठीक है, ये वाला चीज़ लगेगा, ये दो चीज़ लगेगा, ये वाला और ये वाला। फर्स्ट फॉर्मूला देखो, अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, P0 एंड P1, D0 एंड D1, इसका मतलब होता है, ये ज़ीरो का मतलब होता है करंट। आई होप यू शुड ऑल नो अबाउट दैट, बट स्टिल इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल यू दैट P0 एंड D0 इज़ ए करंट ईयर, मतलब P मतलब क्या, वैल्यू, और D मतलब डिविडेंड, और E1 E0 भी ये हो सकता है कि E0 और E1, और ये फ्यूचर, मतलब एक साल बाद का, ठीक है, ये जस्ट बता दिया। अच्छा देखो फर्स्ट फॉर्मूला मतलब P0 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस के। 1 प्लस के मतलब मार्केट पर, मतलब डिविडेंड पर शेयर फ्यूचर का। हाँ, P0 मतलब करंट ईयर, करंट मतलब P0, तो P0 इज इक्वल टू द D1 प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस के, ठीक है। D1 प्लस P1 डिवाइड बाई 1 प्लस के। 1 प्लस के क्यों, ये डिस्काउंट किया इसको, ये फ्यूचर का है, तो ये तो फ्यूचर का है, तो इसको डिस्काउंट किया करके ये प्रेजेंट में लेके आए, प्रेजेंट।
इसका लॉजिक मैं तुमको अभी दे देता हूँ, ठीक है, रुक जाओ एक बार लॉजिक दे देता हूँ। ये देखो, तुम P1 का जो फ्यूचर मतलब जो कॉस्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो फॉर्मूला था, ठीक है, फ्यूचर एफ इज इक्वल टू ये वाला, एफ इज इक्वल टू द पी ब्रैकेट में 1+r, मतलब प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू द प्रिंसिपल इंटू 1+r। अगर तुम इसको यूज़ करोगे, देखो फ्यूचर वैल्यू मतलब P1 एंड प्रेजेंट वैल्यू मतलब P0 एंड 1+k मतलब वो r वाला जो जिससे हम डिस्काउंट करते हैं, और जब हम इसको क्या बोलते हैं कि कंपाउंड करते हैं वो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1+k। तो ये फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला था उससे ये डिराइव करके ये ऐसे आया है, ठीक है। ये इसका सोर्स है -d1, ये अलग से जस्ट माइनस हुआ है, ठीक है, मतलब P1 - d1, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक है। अगर मतलब d1 + P1 डिवाइड बाई 1+k इज इक्वल टू P0। d1 मतलब फ्यूचर का, P1 भी फ्यूचर का, डिविडेंड पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाई डिस्काउंट 1+k करके हम अगर लाए तो P0 आ जाएगा, ठीक है। अब मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म यही होगा कि मान लो तुम्हारे पास मार्केट प्राइस मतलब एक कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या होता है, एक कंपनी का मार्केट वैल्यू होता है कि कंपनी के पास जितना शेयर है, जितना नंबर ऑफ शेयर है, मान लो द कंपनी हैव द 10 लाख शेयर्स एंड द वैल्यू मार्केट वैल्यू जो ट्रेड होता है स्टॉक मार्केट पे, उसका मान लो एक का वैल्यू होता है, एक का वैल्यू है 20 रुपया फॉर एग्जाम्पल। तो कंपनी का वैल्यू मान लो 1 लाख शेयर है, 20 रुपया एक का दाम है, तो टोटल वैल्यू होगा 20 लाख। इट इज कॉल्ड अ कंपनी मार्केट कैप और कंपनी वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द फर्म। एन मतलब नंबर ऑफ शेयर्स एंड P0 मतलब ये P0 नहीं होगा एक्चुअली, तुम देखोगे जब देखोगे ये P1 होगा। तो इधर से तुम क्या याद रखना, ये फर्स्ट फॉर्मूला जो मैंने इधर बोला है ये वाला से, इधर से तुम ये याद रखना P0 इज इक्वल टू d1 + P1 + 1/k। इधर से तुम P1 का फॉर्मूला डिराइव करोगे, ठीक है। P1 मतलब करेंट ईयर का जो प्रॉफिट मतलब आता है, करेंट वैल्यू मार्केट वैल्यू, करेंट मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब एक शेयर का वैल्यू जिसका फॉर्मूला ये है, ये वाला। तुमको सिर्फ इससे ये डिराइव करना है, और अगर डिराइव इतना ज़्यादा याद नहीं कर सकते तो याद रखना P1 इज इक्वल टू P0 इंटू 1+k। ये तुमको कैसे याद रखेगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1+r - d1, ठीक है। अब लॉजिक समझो, ठीक है। एक सम देखते हैं, ये सम देखो क्या बोलता है कि एक कंपनी हैज़ अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10%। कंपनीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब 10%, के इज इक्वल टू 10%, K is equal to it is KE. The current market value of the firms is 20. Current market value of the firms is 20 lakhs. 20 lakhs मतलब current market price, मतलब P0 करंट मार्केट वैल्यू मतलब करंट का मार्केट वैल्यू। ये देखो करंट का मतलब P0 मैंने यहाँ पर बताया कि P0 मतलब करंट प्राइस होता है, P0 मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। तो क्या कहाँ गया, हाँ इसका मतलब ये P0 इंटू एन मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर हम यहाँ से एन देखो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया, अगर पूरा सम अगर देख लेते हैं और इंटरप्रेट कर मतलब करते करते जाते हैं कि @ 20 पर शेयर मतलब इसका ये है P0। अब देखो एज्यूम द वैल्यू ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट और अर्निंग एंड डिविडेंड। न्यू इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए कंपनी को, 6,80,000 ऐसे ही सम देगा, ठीक है, इसको कोई मॉडिफाई नहीं करेगा एग्जाम पे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो 6,80,000 तुमको एक इन्वेस्टमेंट चाहिए, 1,50,000 तुम्हारा अर्निंग है और ₹1 तुम्हारा डिविडेंड पर शेयर है, दैट इज द D0 डिविडेंड पर शेयर। अब डिविडेंड पर शेयर तुम्हारा 1 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट हाउ मच इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर द कंपनी हैव। क्योंकि देखो 1 रुपया करके डिविडेंड है तो टोटल डिविडेंड कितना देगा, डिविडेंड पर शेयर मतलब शेयर का क्वांटिटी इनटू नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डिविडेंड। मतलब एक मान लो यहाँ पर देखो 20 लाख शेयर है
और एक का वैल्यू है 20 रुपया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर देखो यहाँ पर ये वाला, देखो 1 लाख शेयर है। अब 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 1, टोटल डिविडेंड क्या देगा, 1 लाख। तो पहले तुमको फाइंड करना होगा नंबर ऑफ शेयर कितना है, और नंबर ऑफ शेयर अगर दिया हुआ है तो ठीक है। उसके बाद तुमको देखना होगा कि फ्यूचर का वैल्यू कितना है, मतलब कितना में शेयर एक साल में ट्रेड करेगा, उसका व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट शेयर्स। सो फॉर दैट यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तुमको ये फॉर्मूला यूज करना होगा कि P1 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस के, मतलब टोटल इसका माइनस D1, मतलब P1 का वैल्यू तुमको निकाल मतलब आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फ्यूचर में वैल्यू होगा 21 करके, इसका वैल्यू है P1 इसका, तो आज का वैल्यू है 20 रुपया, ये है P0। तो तुमको फ्यूचर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। फॉर दैट यू यूजिंग दैट फॉर्मूला, फर्स्ट यू नीड टू बी आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है। उसके बाद तुमको देखना पड़ेगा कि तुम्हारे कंपनी का फ्यूचर का एक शेयर का वैल्यू कितना है, P1। ठीक है, ये समझ में आ गया हम लोगों को। फिर उसके बाद हम देखेंगे दैट इज हाउ मच द कंपनी इज एग्जैक्ट रिक्वायर्ड मनी। क्यों ये 21 रुपया क्यों निकाला, मैं बताता हूँ तुमको। पहले देखो कंपनी को चाहिए कितना, कंपनी को चाहिए 6,80,000। ठीक है, नीड इन्वेस्टमेंट। अब 6,80,000 में से 1,50,000 मतलब 1.5 लाख तो कंपनी के पास है ही अभी। ठीक है, अभी तो 1.5 लाख है ही ना, मगर वो 1.5 लाख में से देखो, 1.5 लाख पूरा नहीं है, 1.5 लाख में से 1 लाख, मतलब ये 1 लाख इज डिविडेंड, मतलब ये डिविडेंड तो कंपनी ने पे कर दिया। तो कंपनी के पास अब बचा कितना, 50,000 है उसके पास, ये याद रखना। लॉजिक के साथ चलो। ठीक है, ये फॉर्मूला में जाओगे तो पूरा मतलब गया है पूरा सम, क्योंकि एक जगह मिस करोगे तो पूरा मैच नहीं करेगा सम। ठीक है, तो लॉजिक के साथ देखो कंपनी को इन रिटर्न मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा एग्जैक्ट चाहिए कितना, 6,80,000 तो चाहिए, मगर देखो उसके पास 1.5 लाख रिटर्न नहीं है, मगर 1 लाख डिविडेंड भी तो पे करना है। तो टोटल देखो कंपनी के पास फॉर्म है मतलब फंड है 50,000 नेट फंड, मतलब 6,80,000 उसमें से लेस कर दिया, डिविडेंड जितना पे हुआ उसमें से लेस कर दिया, मतलब नेट फंड। मगर अगर तुम ये ब्रैकेट हटा दोगे तो आएगा 6,80,000 माइनस 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो सब छोड़ के बचा है 6,30,000, मतलब 6,80,000 माइनस 50,000। जिस कंपनी के पास नेट अर्निंग है 1,50,000, डिविडेंड दिया है 1 लाख, तो बचा है 50,000। टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए 6,80,000, 50,000 तो इंटरनली है ना। तो हाउ मच द कंपनी इज रिक्वायर्ड फंड फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज, दैट इज 6,30,000, वो एक्सटर्नल पार्टी से चाहिए। अब देखो 6,30,000 उसको मिलेगा कहाँ से, उसको मिलेगा कंपनी का शेयर इशू करके। अब आज का शेयर का वैल्यू है 20 रुपया, मगर मैं तो 20 रुपया में शेयर तो इशू नहीं करूँगा, क्योंकि शेयर तो इशू का फ्यूचर वैल्यू में। तो फ्यूचर का कंपनी का एक शेयर का प्राइस कितना है, फ्यूचर का शेयर का एक प्राइस है 21, इसलिए हम लोगों ने ये P1 निकाला था। ठीक है, इसलिए ये P1 निकाला था क्योंकि ये तुम्हारा यूज होगा इधर, मतलब नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने में कि कंपनी को कितना सारा शेयर इशू करना है ये 6,30,000 लेने के लिए। तो कंपनी को इशू करना होगा 30,000 शेयर्स, 21 करके एक का वैल्यू। तो अगर इशू करेगा तो उसको मिल जाएगा 6,30,000। इतना सा समझ में आ गया। पहले कंपनी को देखना है कंपनी के पास कितना शेयर है, नंबर ऑफ शेयर पहले देख लेना है कितना है, फिर कंपनी का फ्यूचर का शेयर का वैल्यू कितना है उसको पता करना है, क्योंकि हम लोगों को कुछ पैसा चाहिए, वो हम लोगों को मार्केट से उठाएंगे, और मार्केट से उठाएंगे को एक शेयर का वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना कंपनी को इशू करना है वो पता चल जाएगा। दैट्स वाई वी नीड अ P1, वैल्यू ऑफ P1, मतलब एक शेयर का फ्यूचर का प्राइस। अब देखेंगे कंपनी का हाउ मच द कंपनी इज नीड अ मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के पास एग्जैक्ट कितना पैसा पड़ा है। यहाँ पर देखें 50,000 पड़ा है क्योंकि 1 लाख डिविडेंड दिया है। तो पहले अच्छा 50,000 डिविडेंड दिया है, ठीक है। तो अब कंपनी को चाहिए 6,30,000, तो उसमें 21 डिवाइड कर दिया तो देखा कि 30,000 कंपनी को शेयर इशू करना है।
तो नाउ व्हाट इज द कंपनीज वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्म, हमको निकालना है कि वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा। तो अब देखो कंपनी का वैल्यू ऑफ द फर्म मतलब मार्केट कैपिटल, मार्केट कैपिटल कंपनी के पास कितना है, मार्केट कैपिटल कंपनी के पास कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू द फ्यूचर वैल्यू, मतलब जो मार्केट एक शेयर का दाम जितना होगा उससे सिर्फ नंबर ऑफ शेयर को मल्टीप्लाई कर देने से ही तो निकल जाएगा ना एक कंपनी का वैल्यू कितना है, मार्केट कैपिटल कितना है। तो कंपनी के पास 1 लाख शेयर तो एग्जिस्टिंग था ही, ये तो शेयर था, ये एग्जिस्टिंग शेयर था, ये न्यू इशू हुआ है 30,000। नाउ द कंपनी हैव 1,30,000 शेयर्स, एक शेयर का वैल्यू है 21 रुपया, एक शेयर का वैल्यू है 21 रुपया, ठीक है। अगर ये आ गया टोटल मार्केट कैपिटल, मतलब कंपनी का इतना वैल्यू है, मगर कंपनी तो इससे इन्वेस्टमेंट भी करेगा ना, टोटल कंपनी इससे तो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करेगा कंपनी, टोटल इन्वेस्ट करेगा ये वाला, मतलब ये है इनफ्लो, ये है इनफ्लो, मतलब कैश का इनफ्लो है ये। मगर देखो मार्केट कैपिटल मतलब नेट कितना कंपनी के पास है, तो मार्केट का इतना है, मगर आउटफ्लो कितना है, ये है आउटफ्लो, आउटफ्लो कितना है कंपनी के पास, ये देखो 1 लाख, ये 1 लाख ना, ये डिविडेंड का 1 लाख है, ठीक है। ये भी तो ऐड होगा ना, मतलब ये पहले 1 लाख ऐड होता है फिर 1 लाख लेस होता है, क्योंकि आउटफ्लो भी 1 लाख हो जाता है, डिविडेंड तो पे करना होता है, तो 1 लाख प्लस होगा फिर 1 लाख माइनस होगा, इसलिए ये 1 लाख उन्होंने लिखा ही नहीं, ठीक है। ये 1 लाख उन्होंने फॉर्मूला में लिखा ही नहीं। तो 1 लाख इसलिए नहीं लिखा, तो मार्केट कैपिटल मतलब जितना सारा शेयर है कंपनी के पास 1 लाख, और न्यू जो इशू है 1,30,000 प्लस मार्केट का वैल्यू मतलब P1 जितना है करंट मार्केट प्राइस 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल मार्केट कैपिटल पता चल गया। उसमें से कंपनी के पास तो जो बाहर चला जाएगा, कितना बाहर जाएगा, 6,80,000 जाएगा। ये फॉर्मूला में ये प्लस कहाँ से है, क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर आया इसलिए, देखो 6,80,000 जाएगा, फिर 1,50,000 जो ये वाला था, ये वाला जो ऊपर वाला ये अमाउंट था 6,80,000 माइनस 1,50,000 माइनस 1,00,000, ये वाला जो था ये सिर्फ यहाँ पर आउटफ्लो है, तो ये आउटफ्लो भी तो जाएगा, मतलब नेट जाएगा कितना 6,80,000 प्लस 1,50,000 टोटल इससे लेस हो जाएगा, तो टोटल जो रहेगा ये 21 तो फ्यूचर का मार्केट वैल्यू है, 6,80,000 और 1,50,000 वो भी फ्यूचर का वैल्यू है, तो हम लोग सिर्फ उसको डिस्काउंट कर देंगे 1+K के साथ। जो फॉर्मूला था n इंटू P1 का, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला था n/d1 + P1/1/K, ठीक है। पहले देखेंगे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पहले देखेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, फिर देखेंगे कंपनी के पास कितना तुम्हारा फ्यूचर का वैल्यू कितना है, एक शेयर का वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि हम देखेंगे नेट इन्वेस्टमेंट कंपनी को कितना चाहिए, उस नेट इन्वेस्टमेंट को देखें डिवाइड कर देंगे एक शेयर का वैल्यू से, हम पता चलेगा कितना सारा शेयर इशू करना है। अब कंपनी का वैल्यू जब देखेंगे कि 1,30,000 मल्टीप्लाई बाई 21 रुपया एक शेयर का वैल्यू, तो टोटल मार्केट कैपिटल पता चल जाएगा, मगर नेट मार्केट कैपिटल हम कंसिडर करेंगे विच इज़ वैल्यू ऑफ द फर्म्स। वैल्यू ऑफ द फर्म्स नेट मार्केट कैपिटल क्यों, देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है 6,80,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और 1,50,000 जो है कंपनी के पास इंटरनल फंड है, ठीक है। 1,50,000 कंपनी के पास रिटेन अर्निंग है, मतलब 1,30,000 मार्केट कैपिटल प्लस 1,50,000 रिटेन अर्निंग, और उसके बाद 6,80,000 बाहर चला जा रहा है। मतलब अगर तुम मोटा मोटी देखोगे ये इनफ्लो है, ये भी इनफ्लो है, एक मिनट, अरे यार एक मिनट, कहाँ गया, हाँ ये भी इनफ्लो है, देखो ये भी इनफ्लो है, ये भी तो इनफ्लो है ना, ये कंपनी का रिटर्न अर्निंग है, ये कंपनी का रिटेन अर्निंग है, ये भी तो इनफ्लो है। कंपनी के पास इतना पैसा था, ये भी तो शेयर होल्डर में आएगा, और 6,80,000 जा रहा है, तो 1,00,000 और इसका ये डिविडेंड का इफेक्ट वो ख़त्म कर दिया, ठीक है, डिविडेंड का इफेक्ट ख़त्म कर दिया। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, अगर तुम मान लो
इतना सारा चीज़ अगर याद नहीं कर सकते, इतना सारा चीज़ अगर मान लो मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ पूरा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं ये डिलीट कर दे रहा हूँ। अच्छा मान लो तुम इतना सारा चीज़ अगर नहीं याद कर पाओगे तो देखो कि ये 1 लाख और 1 लाख 30, ये तो ओल्ड था ही, ये न्यू था। ये कंपनी का वैल्यू है, मार्केट प्राइस पर शेयर का है, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो टोटल आ जाएगा मार्केट कैपिटल प्लस कंपनी के पास रिटेन अर्निंग था 1,50,000 और उससे माइनस कर देंगे 6,80,000 जो चला जाएगा, ये आउटफ्लो है। तो ये है इनफ्लो, ये भी इनफ्लो और ये आउटफ्लो, तो ये जस्ट माइनस हो जाएगा और इसको डिस्काउंट कर देंगे। अगर किसी ने लॉजिक से पूछा कि ये 1 लाख डिविडेंड का इफेक्ट क्यों नहीं है, मैं ये भी बता सकता हूँ उनको कि द डिविडेंड इज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, जो जब बिगिनिंग था ईयर के, मतलब स्टार्टिंग में था एकदम, तब डिविडेंड पे हो रहा है। एट द ईयर एंड, मतलब ये तो कैलकुलेशन एट द ईयर एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में हम लोग डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे हम तो नहीं पता है ना, हम लोगों को तो वो नहीं पता है कि हम लोग नेक्स्ट ईयर में क्या करेंगे। ये जो 1 रुपया करके डिविडेंड दिया हुआ है ये तो करंट ईयर का है ना, ये तो D0 है, मतलब करंट ईयर का है। अब D1 में डिविडेंड देंगे कि नहीं देंगे, वी डोंट नो अबाउट दैट। तो इस तरह से भी ये याद कर पाओगे। तो ये टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म है 20 लाख का। अगर आप नीचे देखो, दे आर नॉट पेइंग द डिविडेंड दिस टाइम, दे आर नॉट पेइंग। तुमको ये 2 तरह से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तुमको ये 2 तरह से कैलकुलेट करना होगा। पहले जब तुम डिविडेंड को कंसिडर करोगे, मतलब कंपनी डिविडेंड दे रहा है इसको 1 लाख को, अब जब कंपनी नहीं डिविडेंड दे रहा है, देखो यहाँ पर इधर जो नेक्स्ट में है, देखो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है, तो मतलब अगर डिविडेंड नहीं देगा तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट लगेगा 6,80,000 और उसमें से 1,50,000 लेस कर देंगे, क्योंकि 1 लाख तक तो डिविडेंड के हिसाब से नहीं दे पे कर रहा है। तो 1,50,000 अगर लेस कर देंगे तो बचेगा कंपनी को चाहिए कितना, 5,30,000। अब यहाँ पर देखो P1 का फॉर्मूला में ये D1 नहीं है, ये -D1 उसमें था, -D1 था ऊपर में, ये नहीं है, इसमें नहीं है, क्योंकि डिविडेंड तो नहीं है ना, डिविडेंड नो डिविडेंड यहाँ पर लिखा है, नो डिविडेंड पेड। एक बार तुमको दिखाना होगा, इफ द डिविडेंड पेड, यहाँ पर ऊपर लिखना होगा इफ डिविडेंड पेड, और एक बार नीचे लिखना होगा इफ डिविडेंड इज नॉट पेड। अब देखो P1 का वैल्यू आ गया 22, P1 का वैल्यू आ गया 22। अब इसमें देखो 5,30,000 तुमको चाहिए तो 22 से डिवाइड कर देंगे, देखना कितना शेयर है। अब देखो फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये ऐसे ही रख दिया इन लोगों ने। अब देखो टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 लाख प्लस 5,30,000 डिवाइड बाई 22 इंटू 22, क्योंकि ये नंबर ऑफ शेयर इसको फ्रैक्शन में आ रहा है तो ये कन्वर्ट नहीं किया, मल्टीप्लाई बाई 22 कर दिया। अब 6,80,000 जा रहा है, 1,50,000 तो मतलब कंपनी के पास था ही, 6,80,000 जा रहा है और डिविडेंड का इफेक्ट कंसिडर नहीं किया है इन लोगों ने। तो तब भी वैल्यू ऑफ द फर्म इज देखो 20 लाख ही आएगा, यहाँ पर भी 20 लाख आया है, यहाँ पर भी 20 लाख आया है। तो बस यही था और कुछ नहीं, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया मगर थोड़ा डिफ़िकल्ट था ये वाला चीज़ अगर किसी को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आया तो वो मतलब थोड़ा फिर से रिवाइंड करके देख सकता है। ठीक है, अगर अच्छा एक चीज़ याद रखना कि देखो जब कंपनी के पास ये जो कंपनी के मतलब यहाँ पर जब डिविडेंड दे रहा है, एक जस्ट जनरल नॉलेज का है, जब कंपनी डिविडेंड दे रहा है तो तब कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर 21 करके, ठीक है 21, और जब कंपनी डिविडेंड नहीं दे रहा है तो कंपनी का मार्केट प्राइस बढ़ गया 22 हो गया। तो इससे हम एज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी का इंटरनल रिटर्न ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ऐसे जनरल बता रहा हूँ ना, ये इससे लिंक नहीं है। तो कंपनी का रिटर्न इंटरनल ज़्यादा है, तो इंटरनल रिटर्न जब ज़्यादा होता है और जब कॉस्ट ज़्यादा होता है तभी तो डिविडेंड नहीं पे करने से वैल्यू बढ़ जाता है। हम दोनों में देखा है, गॉर्डन मॉडल और में देखा है, वॉल्टर में भी देखा है ये चीज़। तो ये जस्ट एक जनरल लगा मेरे को, दिखा है ये थोड़ा अच्छा चीज़, इसलिए मैंने बता दिया बस, और कुछ नहीं। थैंक्स अ लॉट गाइस, एंड इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड टेक केयर गाइस, बाय बाय।